अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 25 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। आइए चलते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। मीन्स यानी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब ये चीज़ है कि यानी जो भी आपके पास डाटा है वो रिलायबल हो और उसमें एक्यूरेसी हो, यानी उसमें किसी भी किस्म की गलती का चांसेस ना हो। और जब उसे एक्सेस किया जाए तो वो क्या चीज़ें ईजीली सहूलत के साथ क्या चीज़ें आसानी के साथ क्या चीज़ें वो डाटा एक्सेस हो सके, उसमें किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेटी ना आए, तो उस डाटा को क्या चीज़ है इंटीग्रिटी कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। The terms integrity constant refer to the accuracy and consistency of the data। यानी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट रेफर करता है कि भी आपके पास जो डाटा है वो एक्यूरेसी हो, उसमें एक्यूरेसी और उसका चीज़ कंसिस्टेंट डाटा यानी उसमें मौजूद हो। तो कैटेगरी ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आमतौर पर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी है? पहली जी एंटिटी इंटीग्रिटी, सेकंड है डोमेन इंटीग्रिटी और तीसरी है जी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है? एंटिटी क्या होती है? सबसे पहले तो एनीथिंग पार्टिसिपेट ऑफ द डेटाबेस इट इज़ कॉल्ड एंटिटी। यानी कोई भी चीज़ जो आपके डेटाबेस में पार्टिसिपेट करेगी उसे क्या चीज़ें हम एंटिटी का नाम दिया जाता है। यानी कोई शख्स भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई प्लेस, यानी एनीथिंग। तो कॉपी पेंसिल वगैरह या वाइट बोर्ड वगैरह या क्लासरूम या स्टूडेंट, रोल नंबर आपका, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी क्या चीज़ें वो एंटिटी कहलाती हैं। तो एंटी इंटीग्रिटी means the entity integrity rules ensure that the primary key cannot be null data। यानी एंटी इंटीग्रिटी में के रूल्स में ये शामिल है कि आप इंश्योर करो, कंफर्म करो कि जो प्राइमरी की है वो नल डाटा में नहीं होनी चाहिए। यानी जो डाटा है वो यानी जो आपके पास डाटा मौजूद है उसमें जो आप प्राइमरी की लगाते हो वो नल नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब यानी प्राइमरी की मस्ट होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की वो कीज़ होती है जिसके ज़रिए डाटा हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। और मींस यानी प्राइमरी की वो कीज़ जो पूरे डाटा में वन एंड ओनली वन हो, यानी यूनिक हो। यानी वो नल नहीं होती, ना तो एक से ज़्यादा दफ़ा होती है, ना क्या चीज़ है वो एक से कम होती है, या ना यानी ना तो ज़ीरो होगी ना तो क्या चीज़ें एक से ज़्यादा होगी। उसे क्या चीज़ें प्राइमरी की का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में जो रोल नंबर असाइन किया जाता है वो रोल नंबर क्या चीज़ें सिर्फ जो एक रोल नंबर 5 रोल नंबर किसी को असाइन कर दिया तो वो सिर्फ एक बंदे के पास ही होगा, किसी और स्टूडेंट के पास नहीं होता। लेकिन हम कहें कि मोहम्मद अली क्या चीज़ है तो मोहम्मद अली आ जाए, तो मोहम्मद अली तो एक क्लास में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रूल नंबर 5 जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या चीज़ है यानी जो प्राइमरी की जो होगी वो हमारा जो होगा वो रूल नंबर जो होगा वो उसमें प्राइमरी की होगा। और नल का मतलब ये था कि भी यानी हर स्टूडेंट को रूल नंबर लाजमी असाइन किया जाएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसे क्या चीज़ें रूल नंबर असाइन ना किया गया हो। अगर रूल नंबर असाइन नहीं करते तो फिर क्या चीज़ें डाटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नाम के ज़रिए जब हम किसी स्टूडेंट को एक्सेस करेंगे तो हो सकता है कि भी एक नाम के बहुत सारा स्टूडेंट आपकी क्लास में मौजूद हों, तो फिर क्या चीज़ें वो डाटा क्या चीज़ें वो एरर आ सकता है, यानी क्या चीज़ें उसमें इंटीग्रिटी यानी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड रो इंटीग्रिटी। यानी जो हम लिखते हैं एंटिटी को उसे क्या चीज़ें रो की फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरीके से क्लास में हम लिखा जाता है। तो इफ़ प्राइमरी की इज़ अलाउड टू हैव नल वैल्यू इट इज़ पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन द रिलेशनशिप। तो यानी अगर आप प्राइमरी की को नल कहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि भी आप जो है वो जो डाटा है जो यूनिक एक्सेस कर सकते हैं। वही बात जो मैंने बताया कि यानी प्राइमरी की मस्ट होनी चाहिए, वरना क्लास में से आप किसी भी स्टूडेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एंटिटी इंटीग्रिटी मीन्स दैट इट इज़ होल्ड टू इजी आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन दी डेटाबेस। यानी एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब ये चीज़ है कि भी आप पूरे डेटाबेस में से क्या चीज़ है डाटा को प्राइमरी की के ज़रिए आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी जो आईडी कार्ड नंबर होता है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो जो आईडी कार्ड एक बंदे को असाइन कर दिया है वो सिर्फ एक के पास ही होगा। ये नहीं अब 22 करोड़ आवाम में पाकिस्तान की, तो उसमें क्या चीज़ें सिर्फ एक बंदे को जो असाइन कर दिया वो सिर्फ एक के पास ही होगा। तो इसलिए क्या चीज़ें जब किसी बंदे को एक्सेस करना होता है तो उसके नाम के ज़रिए या उसके घर के एड्रेस के ज़रिए एक्सेस नहीं किया जाता, उसका जो आईडी कार्ड नंबर होता है उसके ज़रिए एक्सेस
किया जाता है, क्योंकि उससे आसानी के साथ हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एन इंटीग्रिटी इज़ एनी थिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। एंटिटी इंटीग्रिटी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी इवेंट भी हो सकता है, इवन रिप्रेजेंट इन दी डाटाबेस, यानी कोई भी चीज़ जो डाटाबेस में रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डोमेन इंटीग्रिटी। अ सेट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन द कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। यानी वो वैल्यूज़ जो हम कॉलम में स्टोर की जाती है उसे क्या चीज़ है, डोमेन का नाम दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन दिस सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम 0 to 100। यानी मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो क्या चीज़ है, वो 0 से 100 के दरमियान में क्या चीज़ें होंगे। ये नहीं होगा यानी -5 किसी के नहीं हो सकते, या क्या चीज़ें 103 जो मार्क्स नहीं हो सकते। तो यानी ये इंश्योर करना कि यानी जो भी आप वैल्यूज़ दोगे वो डोमेन के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। डोमेन इंटीग्रिटी इन्फोर्स रिस्ट्रिक्ट ऑन द वैल्यू एंटर इन दी कॉलम। यानी डोमेन इंटीग्रिटी ये इन्फोर्स करती है कि यानी जो भी आप वैल्यूज एंटर करोगे वो कॉलम्स के अंदर ही और रेंज के अंदर ही मौजूद होनी चाहिए। It specifies the validity of the specified data entry in the column. The data type of column enforce domain integrity। यानी जो डाटा की टाइप होती है कॉलम में वो भी बताई जाती है कि भी ये क्या चीज़ें डोमेन इंटीग्रिटी को शो करें। मिसाल के तौर पर जब आप मार्क्स लिखोगे तो उसकी बैकग्राउंड पे उसकी टाइप बताई जाती है, क्योंकि मार्क्स हमेशा जो है ना इंटीजर में आते हैं। लेकिन जब आप किसी की एवरेज लिखोगे तो एवरेज जो है वो इंटीजर में नहीं, वो फ्लोट में आती है। लेकिन जब आप किसी का मार्क्स लिखोगे, सॉरी जब आप किसी का नाम लिखोगे तो जो नाम है वो किस में आता है, वो ना तो इंटीजर में आता है ना ही क्या चीज़ है फ्लोट में आता है, वो क्या चीज़ है वो करेक्टर डाटा टाइप में आता है। तो यही चीज़ बताई जाती है कि भी यानी डोमेन में कि यानी उसकी डाटा टाइप कौन सी है। अब आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल का मतलब यानी रेफर करना, यानी एक के ज़रिए किसी दूसरी वैल्यू को एक्सेस किया जाए, रेफरेंस के ज़रिए एक्सेस किया जाए, उसे क्या चीज़ है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नाम दिया जाता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी preserve the defined relationship between table when records are added or deleted। यानी जब रेफरेंस प्रिजर्व करती है कि यानी जब भी हम दो मुख्तलिफ टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप करते हैं तो उसमें जब भी किसी भी डाटा को ऐड करना है या किसी भी डाटा को डिलीट करना है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ज़रिए ही एक्सेस किया जाएगा, या कि चीज़ें उसे ऐड किया जाएगा या डिलीट किया। मिसाल के तो वो कहता है ना यानी फ़लाँ डाटा टेबल में, यानी इस एक टेबल के ज़रिए दूसरे टेबल में डाटा जब स्टोर किया जाता है तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ज़रिए ही स्टोर किया जाता है। इट इंश्योर दैट वैल्यू दैट की वैल्यू आर कंसिस्ट अक्रॉस दी टेबल। अब हम इसको एक टेबल के ज़रिए समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में। यहाँ पर हमने दो टेबल बनाए हैं। पहला टेबल जो है डिपार्टमेंट का है, जिसमें क्या चीज़ें यानी 3 कॉलम्स है। 3 कॉलम में पहला जो है डिपार्टमेंट नंबर है, उसके बाद दूसरी जो है डी नेम है और तीसरा क्या चीज़ है लोकेशन है। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 3 दिए गए हैं, यानी 10, 20 और 30। अब ये देखो कि भी यानी डिपार्टमेंट नंबर को हमने प्राइमरी की दिया है। प्राइमरी क्यों इसलिए दिया है क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, यानी क्या चीज़ें वो हमेशा यूनिक होता है, इसलिए क्या चीज़ें हमने इसको प्राइमरी की दे दिया। उसके बाद जो डी नेम है, यानी डी नेम में सेल्स है, परचेज़ है और क्या चीज़ है ये मार्केटिंग है। और लोकेशन जो है वो कराची है, लाहौर है और मुल्तान है, यानी हर तीनों की अलग-अलग क्या चीज़ें डिफरेंट। अब जो दूसरा टेबल है वो क्या चीज़ है, वो जो एम्प्लॉइज़ का है, उसमें एम्प्लॉइज़ नंबर है, ई नेम है, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर है। तो एम्प्लॉइज़ नंबर को हमने क्या चीज़ है यानी प्राइमरी की दिया हुआ है, क्योंकि वो देखो 1 2 3 4 5 है, तो वो भी क्या चीज़ है वो यूनिक है। अब हम देखा जाए यानी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज़ को एक्सेस करना है डिपार्टमेंट के ज़रिए, तो यानी जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो क्या चीज़ें हम डिपार्टमेंट नंबर के थ्रू ही स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एम्प्लॉइज़ नंबर 1 को स्टोर किया है। एम्प्लॉइज़ नंबर 1 जो है अब्दुल्ला डोगर है, वो क्या चीज़ है वो 10,000 सैलरी लेता है, लेकिन किस डिपार्टमेंट है जी, वो 10 नंबर डिपार्टमेंट में। तो 10 नंबर डिपार्टमेंट जो है वो ऊपर हमने रेफर पहले से ऐड किया हुआ है, यानी बनाया हुआ है। इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ नंबर 2 जो हफीज़ है वो 25,000 सैलरी लेता है, तो वो किस में है जी, यानी वो 30 डिपार्टमेंट नंबर 30 में। तो 30 भी क्या चीज़ है हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है। इसी तरीके से 3 जो है वो आशिर है, वो 15,000 साइज लेता है, तो वो कितने जाएंगे, वो 20 डिपार्टमेंट में आता है। और 4 जो है मुनव्वर है, वो कितने यानी 20,000 साइज लेता है, और वो क्या चीज़ है डिपार्टमेंट नंबर 10, यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 भी इधर है। और इसी तरीके से यानी जो 5 है वो क्या चीज़ है वो अदनान है, वो 20,000 साइज लेता है, और वो किस डिपार्टमेंट है वो 30 डिपार्टमेंट नंबर 30 में।
अब इसमें एक थोड़ी सी जो चीज़ समझने वाली वो ये चीज़ है मज़ीद कि भी यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 है, अगर मैं 10 की बजाय 40 लिख दूंगा, अगर मैं 10 की बजाय यहाँ पर 40 लिख दूंगा तो उससे क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि 40 जो है वो आपके डिपार्टमेंट नंबर में नहीं है, क्योंकि जो आपने रेफ़र करना है यानी जो एम्प्लॉयज़ का टेबल डिपार्टमेंट टेबल के ज़रिए ही रेफ़र हो रहा है। तो यानी जब भी हम कोई भी एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या चीज़ें ऐड करते हैं तो फिर क्या चीज़ें यानी उसके डिपार्टमेंट नंबर से ही देखा जाता है कि यानी वो उस डिपार्टमेंट में है, तब हम उसको वो डिपार्टमेंट नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज़ क्या चीज़ें हम डिपार्टमेंट नंबर नहीं दे। यानी एम्प्लॉयज़ नंबर 1 to 5 जो एम्प्लॉयज़ नंबर हैं उनको हम क्या चीज़ें या तो डिपार्टमेंट नंबर 10 दे सकते हैं या 20 दे सकते हैं या 30 दे सकते हैं। हम क्या चीज़ें किसी भी एम्प्लॉयज़ नंबर को डिपार्टमेंट नंबर 40 या 50 या 60 या 70 नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या चीज़ें वो डिपार्टमेंट में ही ऐड नहीं है। इसी तरीके से अगर जब हमने किसी को डिलीट करना होगा तो किसी एम्प्लॉयज़ को डिलीट करना है तो या डिपार्टमेंट को डिलीट करना, अगर डिपार्टमेंट नंबर को 10 मिसाल के तौर पर मैंने डिपार्टमेंट नंबर को 10 को डिलीट करना है, तो 10 को डिलीट करने से पहले क्या चीज़ है, मुझे इधर एम्प्लॉयज़ के टेबल में जो 1 एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ नंबर 1 और एम्प्लॉयज़ नंबर 4, पहले उसे डिलीट करना पड़ेगा, देन क्या चीज़ है आप डिपार्टमेंट को डिलीट करोगे। या आप डायरेक्टली क्या चीज़ है डिपार्टमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से होता है ना क्लास में, अगर यानी पहले क्लास बनाई जाती है उसके बाद स्टूडेंट ऐड होते हैं, तो इसी तरीके से यानी क्या चीज़ है, यानी आप क्लास नहीं है लेकिन वहाँ पर आप स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते। तो लेकिन जब आपने क्लास को डिलीट करना है या क्लास को ख़त्म करना है तो पहले स्टूडेंट को वहाँ से रिमूव करेंगे, तब क्या चीज़ है क्लास ख़त्म हो सकेगी, वरना क्या चीज़ है डायरेक्टली क्या चीज़ है या तो ना तो क्लास डिलीट होगी ना क्या चीज़ है डायरेक्ट डिपार्टमेंट डिलीट होगा, अगर उसके अंदर एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट का डाटा मौजूद है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।